वेलकम फ्रेंड। तो आज हम जो है प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज का तीसरा नंबर शुरू कर रहे हैं और इसमें योजना एवं आर्थिक विकास टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं और इसमें 2021-22 के क्वेश्चन हैं और 23 के हम सारे क्वेश्चन के बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक पेपर उठा लिया जाएगा। इस किताब में नहीं है तो स्पेसिफिक पेपर उठा के कर लेंगे उसका डिस्कशन। और आज हम फिर से वही 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस पेपर में मतलब 50-50 का आंकड़ा रहता है कि कुछ करंट से अपडेटेड होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं। लगभग 50-50 के आसपास है। हाँ, थोड़ा जटिल हैं, उस पहले की अपेक्षा इसमें थोड़े से जटिल हैं, पर अगर पढ़ो तो ठीक है। कई बार रिवीजन से चीज़ें दूर होती जाती हैं। इसी क्रम में शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। अगर हम केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़ेंगे तो उसमें हैं एक विकासात्मक कार्य और केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, चाहे वो मुद्रा जारी करना हो, मुद्रा निर्गमन करना हो, या फिर वो सरकारों का बैंकर हो, बैंकों का बैंकर हो, ये सारे। तो इसमें पूछा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के संदर्भ में क्या बात मतलब सही है। स्टेटमेंट 1, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। स्टेटमेंट 2, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। चल निधि का मतलब है जो फंक्शनल ऑपरेशनल फंड, उसको उपलब्ध कराना। बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए, मतलब इसको बोलते हैं हीनार्थ प्रबंधन या फिर मतलब बजटरी फाइनेंसिंग। तो बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। तो लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट का क्या मतलब है, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है। तो लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट अगर हम पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है कि जो बैंकों को अंतिम उधारकर्ता के रूप में आरबीआई कार्य करता है। और बैंकों को लेकर यहाँ पे एक ही है कि अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। बाकी काम ये थर्ड वाला भी करता है, लेकिन इसके लिए सेकंड ही सही है। तो यहाँ पे हम अपना ये सेकंड ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगर हम देखें आंसर इसका 129 का, तो 129 का आंसर बी। ऐसे ही देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लेकिन इस क्वेश्चन में क्लैरिटी है तभी होगा, अन्यथा तो दो तीन मार दोगे, 1-2 मार दोगे, एक है बना हुआ, खतरा तो है। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। हाँ ठीक है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, सबको पता होता है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान, संविधान के कतिपय प्रावधान सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। जनहित में। स्टेटमेंट 3, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। अब इसमें देखा जाए ना तो पहले ये स्टेटमेंट 2 में भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान, यहाँ पे गलत हो जाता है। अब ये पता है तो पता है, क्योंकि उस साल ये चर्चाओं में रहा था ज़्यादा, तो इसलिए पता है तो पता है, अन्यथा ज़रूरी नहीं है कि पता हो। तो इसको ये जो है आरबीआई एक्ट के थ्रू ऐसा प्रोविज़न है, सरकार जो है जनहित में आदेश दे सकती है आरबीआई को, संविधान के थ्रू नहीं। तो इसलिए दो स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाता है, और दूसरा गलत होते ही सिर्फ एक बचता है, बाकी सब में 2 दे रखा है। सी आंसर होगा इसका। इसके पता होने से ही पूरे क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। इसका हम आंसर देखते हैं 130 सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 131, भारत में नियोजित अनियमित
भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में, और अनियत मतलब है जो रेगुलर तौर पे काम नहीं कर रहा है, अनियत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ सुरक्षा के हकदार हैं। स्टेटमेंट 2, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयों पर भुगतान के हकदार हैं। स्टेटमेंट 3, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको मतलब करंट में या फिर जो लेबर श्रम सुधार जो हैं लेबर रिफॉर्म्स वगैरह उसमें जब पढ़ते हैं उससे बन जाए तो बन जाए, ये एकदम श्योर नहीं कि हो ही पाएगा। हाँ, इसमें जो है स्टेटमेंट पहला वैसे गलत है, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, ये नहीं है। और इसको काटते ही आंसर 2 और 3 है इसका, लेकिन ये पता हो तब है, क्यों ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन आते हों, तो ये उन्हीं में से जो नहीं आता है, तो जिसने पढ़ा होगा वो तो कर देगा। वैसे मोस्टली चांस हैं, नहीं पढ़ा है तो इसको कर पाना थोड़ा टफ सा है। 31 का बी। इसी तरह से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। अब कह रहे हैं कि सारी सिचुएशन एक समान रहे, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक वस्तु के लिए बाजार में मांग बढ़ सकती है? इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, जो इसकी जो अल्टरनेट है, जो इसकी सब्सिडियरी जो है वस्तु, उसकी कीमत में वृद्धि हो। सीधी सी बात है कि 2 चीज़ें अगर हैं और एक की कीमत में वृद्धि हो रही है और एक थोड़ा कम है, तो जिसकी कीमत कम है उसकी कीमत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, पूरक से ज़रूरी नहीं है, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसको हम पढ़ते हैं तभी देखते हैं कि जो घटिया वस्तुएं, साधारण वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, तो जो घटिया वस्तुएं हैं उनमें ये होता है कि जब गरीबी का स्तर ये देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार। अन्य बातें पढ़ते रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, ये सही है। इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो सही नहीं है। वस्तु घटिया किस्म की है, तो घटिया किस्म की वस्तुओं के संदर्भ में बोला जाता है कि अगर आय में वृद्धि होती है तो घटिया वस्तुओं की मांग में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। जबकि साधारण वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा है कि आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि होती है। तो स्टेटमेंट 3 तो एकदम कट जाएगा। स्टेटमेंट 3 कटते ही देखेंगे कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 1 और 4 यदि इसकी कीमत घटती है, हाँ सीधी सी बात है, किसी चीज़ की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, तो 1 और 4 इसका सही आंसर है। ये बहुत एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 133 देखा जाए तो भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 1976 में लगभग बने हैं। तो इसका देखा जाए तो आरआरबी एक्ट 1976 के तहत ही है। तो राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। स्टेटमेंट 2, ये इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर मतलब प्रीफरेंशियल शेयर जारी कर सकते हैं। स्टेटमेंट 3, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी नियमन अधिनियम मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। स्टेटमेंट पहले में ठीक से पढ़ो तो समझ में आता है कि स्टेटमेंट गलत है। राज्य सरकार उसको मॉनिटर करते हैं, ये ठीक है, रेगुलेट करते हैं। तो राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण नियमन विनियमन किया जाता है। नहीं, स्थानीय मंडल नहीं करते हैं, राज्य सरकारें करती हैं। भाई इक्विटी शेयर अधिमान, अब पहला अगर गलत हो जाता है तो एक ही ऑप्शन बचता है बी,
बिना पढ़े ही भी बचता है। हालांकि तीसरा सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन अगर ये पता है कि राज्य सरकारें करती हैं और ये ऑब्वियस है, ये पढ़ा ही जाता है सहकारी बैंकों में, उनके जो रेगुलेटिंग है वो डुअल मोड में काम करता है। और शहरी सहकारी बैंकों को लेके तो आरबीआई के अंडर में आ गया है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। तो इसलिए 2 और 3 इसका आंसर ही होगा, इसका आंसर ही होगा 2 और 3। इसका 33 का हम देख लेते हैं, 133 का बी। इसी तरह 134 क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, अगर किसी मुद्रा की वैल्यू कम होती है, अवमूल्यन होता है, तो प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, क्या प्रभाव छोड़ेगी, कहने का मतलब अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। स्टेटमेंट 1 है, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता, कॉम्पिटेटिवनेस को बढ़ाता है। स्टेटमेंट 2, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। स्टेटमेंट 3, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। तो अगर देखा जाए तो पहला एकदम सही है, निर्यात हमारा बढ़ता है मुद्रा के मूल्यन से, तो ये तो सही है। अगला, घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है ऐसे। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, तो इसका आंसर जो है 134 ए है। सिर्फ इसका एक ही आंसर है, बाकी इसके आंसर नहीं है। तो ये थोड़ा, एक तो पता है कि होगा, क्लियर होगा, दूसरे तीसरे में एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये तो नहीं होगा, विदेशी मूल्य को बढ़ाता नहीं है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को कम करता है, अवमूल्यन होता है। तो ये हो सकता था व्यापार संतुलन में सुधार, क्योंकि अगर अवमूल्यन होता है तो हमारा निर्यात बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है तो हमको इनकम, मतलब वहाँ से आय अधिक प्राप्त होती है। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं है 1-3, तो केवल एक ही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 135, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। काले धन के पैदा होने में सबसे बड़ा मतलब चिंता का कारण सरकार का क्या है, तो है स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन ए, स्थावर संपदा, रियल एस्टेट। स्थावर संपदा के क्रय और विलासितायुक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। क्रय और विलासितायुक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। ऑप्शन बी, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय। ऑप्शन सी, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास। ऑप्शन डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। तो सबसे बड़ी चिंता ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कर अपवंचन से सरकार को आय कम प्राप्त होती है, राजस्व कम प्राप्त होता है, जिससे सरकार कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाती है, तो साथ ही उसके राजकोषीय घाटा भी कहीं ना कहीं फिर बढ़ता है इन चीज़ों से। इसी तरह से 136 क्वेश्चन नंबर 136 देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। इन्फ्लेशनरी क्या हो सकता है, सार्वजनिक ऋण की चुकौती। स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण की चुकौती। ऑप्शन बी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। ऑप्शन सी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, मतलब बैंकों से उधार लेना। ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। अब इसको तो पढ़ोगे तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। नई मुद्रा हम अगर छापते हैं तो उससे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन जो है डी हमारा सही आंसर होगा। इसको देख भी सकते हैं, 136 का डी आंसर है। इसी तरह 137, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों के से अवश्य अपनाना चाहिए। अब ये शब्द है अवश्य। यूपीएससी में अक्सर ऐसे शब्द किंतु, परंतु, अवश्य, केवल जो होते हैं वो मोस्टली ये होता है कि गलत पाए जाते हैं। 100% नहीं, पर मोस्टली ऐसा होता है। तो यहाँ देखते हैं कि बात है कि अवश्य अपनाना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न नहीं है, चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच हो। अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, हर नागरिक को नहीं। ये जो गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य के सुधार की बात करता है, तो इसमें हर नागरिक की बात नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 2 तो एकदम ही कट जाएगा, और 2 कटते ही सिर्फ हमारे पास बचता है 2 विकल्प। पहला अवश्य नहीं है, स्वैच्छिक है, अस्पतालों के संदर्भ में भी। तो अगर इसको कटने के बाद में हमारे पास बचता है ऑप्शन 3, सिर्फ विकल्प बी आंसर। विकल्प बी आंसर हमारा आता है। इसी तरह से परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में, परिवर्तनीय बॉन्ड को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब है कि बॉन्ड से इक्विटी और प्रीफरेंशियल जो होता है वो अगला हिस्सा होता है। तो चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं, तो ठीक है, ये तो है, एकदम सही है। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। ये तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इसमें थोड़ा जटिलता है, लेकिन पहला सही है और इसका आंसर जो है सी है। ये थोड़ा गहरे से पढ़ने की ज़रूरत है, तब ये जाके पूरा होगा। तो आज का हमारा ये इतना टारगेट था। अगर अच्छा लगा हो डिस्कशन तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कुछ अगर और सुधार की कोई गुंजाइश दिखती है, हालांकि सुधार की गुंजाइश हमेशा ही रहती हैं, और फिर इसी तरह से हमारा चलता रहेगा क्रम, और सपोर्ट बनाए रहें। और बाकी जो दोस्त हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जो सच में आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोग हैं, बच्चे हैं, उन तक ज़रूर वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको चीज़ें पता चलें कि कैसे क्वेश्चन देखने हैं, कैसे एनालिसिस करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये पता चल सके। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। आज को बस इतना ही।